अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी मईशत कोरोना की वबा से पहले ही मुश्किलात से दो चार थी, लेकिन इस वबा के गैर मामूली समाजी और इक़्तिसादी असरात की वजह से मुल्की मईशत को इस वक्त शदीद मुश्किलात का भी सामना है और इसमें मज़ीद मुश्किलात की पेशगोई भी की जा रही है, जिसकी वजह से हुकूमत के साथ साथ अवाम को भी अबतरी मौशी हालात का सामना करना पड़ सकता है। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट के मुताबिक इस साल पाकिस्तान की शरह तरक्की -0.4% और 2021 में 1% रहेगी, जबकि हुकूमत ने अगले माली साल के लिए हदफ 2.1% मुकर्रर किया हुआ। ये कितना आसान है हुकूमत के लिए इस टारगेट को अचीव करना। और इससे पहले अप्रैल में IMF ने यह अंदाज़ा लगाया था कि पाकिस्तान में शरह तरक्की रवां साल 1.5% और आइंदा साल 2% तक रहने का इम्कान है, लेकिन इसमें मजीद कमी के खदशे का इजहार कर दिया गया। दूसरी तरफ मुल्क के मुआशी मंजरनामे और मुआशी सुस्त रफ्तारी को मद्देनजर रखते हुए स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% कमी का ऐलान किया, जिसके बाद अब शरह सूद 7% पर आ गई है, जो कि 2 साल की कम तरीन सतह है। और मार्च से लेकर अब तक शरह सूद में 6.25% कमी की गई है। शरह सूद में कमी से हुकूमती कर्जों में अब 2100 अरब रुपए की कमी भी हुई है। दूसरी तरफ आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली में अपनी तकरीर में ये कहा कि नैब के 90% से जायद के जो केसेस हैं ये पहले के हैं, लेकिन गालियां मुझे निकाली जाती हैं। जरा सुनिए आज प्राइम मिनिस्टर ने कौमी असम्बली में क्या कहा। मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं, और ये जो नैब है ये हमने तो नहीं नैब बनाई, एक आदमी हमने भर्ती नहीं करवाया, नैब तो पुरानी है, 90% केसेस भी पुराने हैं, लेकिन गालियां हर रोज मुझे पड़ती हैं। लेकिन बात यह है वज़ीर-ए-आज़म साहब कि आप ही की हुकूमत के जारी करदा नैब ऑर्डिनेंस की वजह से आज साहिवाल रेंटल पावर रेफरेंस के साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ और साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया, क्योंकि राजा परवेज़ अशरफ समेत तमाम 10 नामजद मुल्ज़िमान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत जो है ना बरियत की दरख्वास्त दायर कर रखी थी, और दरख्वास्त में कहा गया था कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के निफाज के बाद इनके खिलाफ जवाबित की बेकायदगियों का ट्रायल नहीं किया जा सकता। मतलब ये हुआ कि जो आपका एहतसाब का नारा था, जो आपने इक़्तिदार में आने से पहले लगाया था, और इस आपके नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से इस तरह लोग फ़ायदा उठाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ जिसने माजी में करप्शन की है या अपनी जो अपने किसी ओहदे का फ़ायदा उठाया है, अगर वो जेन्युइन भी हो, लेकिन आपके नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की वजह से वो आसानी से बच सकता है, जैसा कि आज राजा परवेज़ अशरफ और शौकत तरीन साहब के साथ हुआ। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आज भी मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौमी असम्बली में कहा कि इक़्तिदार संभाला तो इकॉनमी के बड़े बुरे हालात थे, 20 अरब डॉलर का खसारा था, महंगाई का मसला था, फिर कोरोना से फर्क पड़ा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि कोरोना से तो पिछले 4-5 महीने मुतासिर हुए हैं, लेकिन क्या उससे पहले हुकूमत के जो 2 साल का जो पीरियड था, इसमें जो मुआशी हुकूमत की कारकर्दगी थी, क्या ये दुरुस्त समत में चल रही थी? क्या ये हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हो रही थी? क्या हुकूमत के अपने ही टारगेटेड थे जो टारगेट सेट किए हुए थे, क्या हुकूमत वो अचीव कर रही थी? आप भी जानते हैं इस हुकूमत ने 2 सालों में जितने कर्जे लिए, नून लीग की हुकूमत ने 5 सालों में उतने कर्जे नहीं लिए। तो सवाल मेरा मुख्तसर ये कि क्या सारा मलबा कोरोना या पिछली हुकूमत पर डालना, यार ये बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल बरी ज़िम्मा है हुकूमत? ये आपने बहुत सारे सवाल इकट्ठे पूछ लिए। ये जैसे आपने कहा कि कर्जा जात की कहानी है, महंगाई की कहानी है। वज़ीर आज़म साहब ने आज जो मैंने उनकी तकरीर का खुलासा पढ़ा है, उसमें तकरीबन 6 या 7 माशी इशारियों का उन्होंने जिक्र किया है। उसमें से 2 तो वाकई हकीकत हैं। एक करंट अकाउंट डेफिसिट, जो उन्होंने बताया कि PMLN जब छोड़ के गई थी तो करंट अकाउंट का खसारा तकरीबन 20 अरब का था, अब वो 3 अरब पे पहुंच गया है, उससे भी नीचे चला गया है। इसका क्रेडिट जो है वो PTI की हुकूमत को डेफिनेटली जाता है। ये इनके पीरियड के दौरान जो इतना हाई खसारा था वो नीचे आ गया। दूसरा शायद जो इशारिया है BISP का, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड का, जिसको ये हुकूमत एहसास प्रोग्राम कहती है, उसकी एलोकेशन जो उसकी अमाउंट मुख्तस की गई वो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी इतनी हाई अमाउंट नहीं की गई थी। पिछले साल की जो मुख्तस शुदा अमाउंट है वो 180 अरब है, इस साल उसको बढ़ा के 200 अरब किया जा रहा है। बाकी जितनी बातें, जितने माशी इशारियों का वज़ीर आज़म साहब ने जिक्र किया, वो अफसाने ज़्यादा हैं
और मैं सोच रहा था कि शायद जो मुशीर हैं, जो एडवाइजर्स हैं मईशत के ऊपर, वो वज़ीर आज़म साहब को जो है वो हकीकी पिक्चर बता नहीं रहे हैं। अब आम आदमी जो है 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं, उनको मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि किसी मईशत दान की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि मईशत का हाल बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है। जो भी पाकिस्तानी जो है बाजार जाता है, अपनी कुव्वत खरीद गिरती हुई देखता है, जो भी पाकिस्तानी बिजली का बिल देता है, गैस का बिल देता है, उसको पता है कि उसके ऊपर वजन बढ़ता चला जा रहा है। उसको पता है कि उसकी जेब खाली होती चली जा रही है। उसको अगर मैं कह दूं कि मईशत बहुत अच्छी चल रही है तो वो मेरी बात सुनने वाला नहीं है। उसको कोई भी मईशत दान नहीं चाहिए। उसको वज़ीर आज़म साहब अगर ये कहने की कोशिश करेंगे कि भाई तुम्हारा हाल बड़ा अच्छा है, तो वो उसको बिल्कुल रद्द कर देगा। उसको पता है कि उसका हाल खराब से खराब तरीन होता चला जा रहा है। मईशत दान तो बेशुमार चीजें फेंकते हैं। वो आपके ऊपर जैसे फेंकेंगे कि कर्जा जहां हमने 5,000 अरब के वापस कर दिए। ये हुकूमत के वजीर जो हैं वज़रा कुछ अरसे से कह रहे हैं, आज वज़ीर आज़म साहब ने खुद भी कह दिया। लेकिन ये तो मैथ का सवाल बनता है ना, बड़ा सिंपल किस्म का सवाल बनता है कि जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो उसके ऊपर 30,000 अरब का कर्जा था। तो खुदाया अगर 5,000 अरब का कर्जा वापिस कर दिया है तो फिर आपके ऊपर कर्जा 25,000 का होना चाहिए। तो वो कर्जा तो बढ़ के 42 पे पहुंच गया है। जैसे आपने बताया कि वो तो पहली हुकूमतों से भी ज्यादा तेजी से जा रहा है। अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत में तकरीबन औसतन रोजाना का कर्जा जो इजाफी लिया जा रहा था वो 5 अरब का था। फिर PMLN आई, उस दौरान 8 अरब का रोजाना हो गया। आप यकीन कीजिए कि हुकूमत स्टेट बैंक की जो अपनी स्टेटमेंट बताती है, पिछले 22 से 23 महीनों में रोजाना का 18 अरब रुपया इजाफी कर्जा लिया जा रहा है। तो आप समझिए तकरीबन 2 गुना ज्यादा। बिल्कुल सही। अच्छा, एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर साहब, आप भी जानते हैं कि पिछले साल इस हुकूमत ने 5500 अरब का रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट रखा था। कलेक्शन कितनी हुई? 3,900 अरब की। इस बार जो इन्होंने टारगेट रखा है 4,900 अरब का टारगेट रखा है। इतनी स्लो इकोनॉमी में जब पता हो कि ये नंबर्स इकट्ठे करना मुश्किल है, तो ये नंबर्स आप अपने डॉक्यूमेंट्स में डालते क्यों हैं? और फिर जब इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर कहेंगे जो हमने कर्जे लिए, हमने पैसा सारा वहां डाल दिया, तो फिर आप दूसरों को जिम्मेदार ठहराएंगे। जो नंबर्स आप अचीव कर नहीं सकते वो आप डॉक्यूमेंट्स में डालते क्यों हैं? देखिए, बहुत ही ताकतवर सवाल किया आपने, बहुत ही वैलिड सवाल किया आपने। यानी कि हुकूमत पहले जुमले में ये कहती है कि इस साल हम 4,900 अरब इकट्ठा करेंगे, जबकि इस साल जो माली साल गुजर गया उसमें 3,900 अरब था। यानी कि हुकूमत ये कह रही है कि हमारी आमदन 25% बढ़ जाएगी। हाँ। और उसके कोई 30 सेकंड के बाद ये कहती है कि हमारी जो शराय ग्रोथ है वो 2.1% होगी। हाँ। खुदाया, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी मईशत 2% बढ़ेगी तो फिर आपकी आमदन 25% कैसे बढ़ सकती है? अदर देन अगर कोई काला जादू का यहाँ पे रोल ना हो, तो अगर मईशत 2% बढ़ रही है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी जो आमदन है वो 25% बढ़ जाए। तो मैं ये समझता हूं कि IMF वाले जो चीज हमें लिखवाते हैं, जो डिक्टेशन देते हैं, हम डॉटेड लाइन के ऊपर साइन कर देते हैं। हम कुछ उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाते कि भी खुदाया हमने 3,900 अरब इकट्ठा किया है। हाँ। अब तो मईशत की रुपया है वो मजीद स्लो डाउन हो गया है। अब हम 4,900 अरब कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? बिल्कुल 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 सही। अच्छा, एक और जो चैलेंज सामने आ रहा है वो है रुपए की डिवैल्यूएशन का। रुपया दिन ब दिन क्यों डिवैल्यू हो रहा है? आप देखें कि जो डॉलर है 168 तक जो है ना वो बिक रहा है। और इसकी जो माहिरीन जो वजह बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को कर्जों की वापसी और जो आपका ट्रेड डेफिसिट है उसमें कमी के लिए 15 से 16 अरब डॉलर की ज़रूरत है। क्या ये एक मजबूत रीज़न है, स्ट्रॉन्ग रीज़न है देने के लिए कि इस वजह से आपका जो रुपया है वो डिवैल्यू हो रहा है, हम इसको मुस्तकम रख नहीं पा रहे हैं? देखिए, जो असल हकीकत ये है, जो आपने 15 अरब का जिक्र किया, वो 15 अरब डॉलर का एक गैप है। हाँ। हमें असल में तकरीबन 25 से 26 अरब डॉलर, 25 से 26 बिलियन डॉलर इकट्ठा करना होगा, मजीद कर्जे लेने होंगे इस साल में अपना हिसाब बराबर करने के लिए। मैं स्टेट बैंक की जो आपके सवाल का जो जवाब बनता है वो ये है कि अगले 3 महीने में
स्टेट बैंक ने तकरीबन 3-3.5 बिलियन डॉलर का कर्जा वापस करना है। और अगर इतना प्रेशर हो, स्पेशली ये जून का महीना जो खत्म हो रहा है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून, कर्जाजात का बोझ बहुत ज्यादा है और उस कर्जाजात के बोझ की वजह से जब बढ़ता है तो फिर आपके कर्जे भी तो बढ़ जाते हैं ना, फिर वो जो एक एक्स्ट्रा आप फिर बोझ पड़ जाता है वो फिर पैसा कहां से आता है? देखिए, ये सारे हकाइक हैं कि कर्जा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, कर्जाजात वापस हैं, लेकिन इसके पीछे जो सवाल पूछने वाला है वो ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमको इतना ज्यादा इजाफी कर्जा क्यों लेना पड़ रहा है। बिल्कुल। उस सवाल का जवाब जब तक हम नहीं ढूंढेंगे तो उस वक्त तक हम इस कीचड़ से, ये जो हम गोते खा रही है हमारी मईशत, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। और उसका जवाब मैं अगर आपको आसान अल्फाज में बता दूं, उसका जवाब ये है कि हुकूमत वक्त खसारा बहुत ज्यादा कर रही है। यानी कि हम अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के ऊपर कोई 1800 अरब सालाना फेंक देते हैं, नुकसान कर देते हैं। सिर्फ बिजली शोबे में कोई 1000 अरब का नुकसान कर देते हैं। कोई 2 अरब डॉलर की गैस इस मुल्क में चोरी हो जाती है। बिल्कुल। ये सारे नुकसान को पूरा करने के लिए हमें इजाफी कर्जे चाहिए होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मुआशा डॉक्टर फारूक सलीम साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वाकई अंदरूनी झगड़ों और ग्रुप बंदी की वजह से नुकसान पहुंचा? क्या ये आपसी झगड़े और पार्टी की अंदरूनी कमजोरियां ही नए पाकिस्तान की तामीर और तब्दीली की राह में असल रुकावट हैं? क्या वाकई कप्तान एक मजबूत टीम नहीं बना सका है? हुकूमत को इक़्तिदार में आए 2 साल तो बीत गए, क्या बाकी के 3 साल भी हुकूमत गुज़श्ता हुकूमतों पर मलबा डालकर ही गुजारना चाहती है? इस हुकूमत की खुद की गवर्नेंस आखिर है कहां पर? कभी चीनी का बहरान, कभी आटे का बहरान, पेट्रोल सस्ता हो तो नायाब हो जाता है। पता चले कि अगर कोई कोरोना के लिए कोई दवा मौसर साबित हो रही है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया सरगर्म हो जाता है। अगर वो मार्केट में दवा मिलती है तो बहुत महंगे दामों मिलना शुरू हो जाती है, नहीं तो बिल्कुल ही गायब हो जाती है। हर 6 महीने के बाद हुकूमत का कोई ना कोई इत्तेहादी नाराज़ हो जाता है, तो कभी वज़रा अपनी ही हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना शुरू हो जाते हैं। क्या ये सब तहरीक इंसाफ की ना तजुर्बाकारी है या नाअहली? कल तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब से हमने अपने इस प्रोग्राम में पार्टी में धड़ेबंदी से मुतालिक सवाल किया, तो उन्होंने क्या कहा, जरा ये सुनिए। यही बातें तो शाह साहब, फवाद चौधरी साहब ने की कि एक कमज़ोर टीम बनाई है, नॉन इलेक्टेड लोगों को जो है ना वो इलेक्टेड लोगों पर फोकियत दी जाती है। राजा रियाज साहब की आपने बातें सुन ली, उनका भी कहना है कि इस हुकूमत पर ब्यूरोक्रेसी का कब्जा है, 26 लोगों का जो ग्रुप है वो बन गया है। तो ये बातें तो आपकी पार्टी से निकल कर सामने आ रही हैं कि पार्टी के अंदर क्या कहाँ दराड़े हैं, कैसे लड़ाइयाँ हो रही हैं, कौन किसको निकालता है, कौन किसको लेकर आता है। मैं टेलीविजन पर, मैं मीडिया पर पार्टी के मामला डिस्कस नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मैं एक पार्टी का जिम्मेदार ओहदेदार हूं, मैं पार्टी का वाइस चेयरमैन हूं। मुझे पार्टी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मुझे पार्टी के नजरिए का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और मैं हरगिज़ इस बहस पे नहीं पढ़ूंगा इसने क्या कहा। लेकिन इसके कुछ देर बाद ही फवाद चौधरी का ये ट्वीट कि उस वक्त तक वजीर रहूंगा जब तक वज़ीर आज़म का एतमाद हासिल है, किसी और की ख्वाहिश पर इस्तीफ़ा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि फवाद चौधरी के इस्तीफ़े की ख्वाहिश आखिर की किसने, किसकी ख्वाहिश है कि फवाद चौधरी इस्तीफ़ा दे दे, जो उनको ट्वीट करने की ज़रूरत पेश आए। इस सब पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। चौधरी साहब, अगर पिछले 2 सालों में देखें तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी ना किसी बहरान में गिरी हुई है।
कभी मुआशी हालात तो कभी वज़ीर आज़म वुज़रा की कारकर्दगी से खुश नहीं है, कभी वुज़रा की तब्दीली और कभी पार्टी के जो लोग हैं वुज़रा अपने घर की हंडिये चौराहे पर आकर तोड़ देते हैं। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी झगड़ों को सिर्फ इख्तलाफ राय का नाम देना चौधरी साहब ये काफ़ी नहीं है। फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू से जो तासुर गया है, जो आपकी पार्टी के खुद लोग ये कह रहे हैं कि नाकामी का जिम्मेदार लोग समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, कि कप्तान अच्छी टीम नहीं बना सका, ये तासुर गया फवाद चौधरी साहब की बातों से। और फिर ऐसे वक्त में तासुर सामने आया चौधरी साहब जब आप लोगों के इत्तेहादी आपसे नाराज हो रहे हैं, BNP नाराज है, शाहजहान बुगटी नाराज हैं, तो 2 साल तो गुजर गए आप लोगों के इन्हीं चीज़ों में, मनाने रूठने में, मनाने में, दूसरी हुकूमतों पर मलबा डालने में। बाकी के 3 साल भी अगर ऐसे गुजर जाएंगे तो अवाम को जवाब क्या देंगे आप लोग? अगले इलेक्शन में अवाम के पास जाने के लिए किस बुनियाद पर आप लोग वोट मांगेंगे अगला? देखें, पहली बात तो यह है कि तकरीबन 2 साल होने को हैं। हमारी मरकज़ में भी इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनी है, पंजाब में भी इत्तेहादियों के साथ है, बलूचिस्तान में भी इत्तेहादियों के साथ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इत्तेहादियों के गिले शिकवे नहीं सुनते, उनको साथ नहीं लेके चलते, तो हमारी हुकूमत जो है नहीं चल सकती थी। तो अगर हमारी हुकूमत इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि स्टेबल है, कोई इशू पंजाब में हमारी हुकूमत को नहीं है, कोई इशू हमारा फेडरल गवर्नमेंट में नहीं है, कोई इशू हमारा बलूचिस्तान में नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो इत्तेहादियों को साथ लेके चलने की एक कामयाब एग्जाम्पल है कि कोई इत्तेहादी भी ये नहीं कह रहा कि हम हुकूमत को गिरा देंगे, हम हुकूमत के ख़िलाफ़ जाके अपोजिशन में चले जाएंगे, हम अपोजिशन को कहेंगे कि वो इक़्तिदार में आ जाए। तो मेरा ख्याल है इतना गुडी गुडी है नहीं जितना आप बता रहे हैं। सब कुछ पार्टी में इतना गुडी गुडी नहीं चल रहा है। कौन नहीं जानता MQM नाराज हुई, कौन नहीं जानता काफ लीग के अपने मुतालिबात थे वो नाराज हुई, सबको पता है BNP नाराज है, शाहजहान बुगटी उनकी पार्टी नाराज है। तो इतना सब कुछ अच्छा पार्टी में चल नहीं रहा है जो तस्वीर आप खींच रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुझे दुनिया का कोई मुल्क बता दें जहां पर कोलेशन गवर्नमेंट हो, इत्तेहादी हुकूमत हो और उनमें गिले शिकवे ना हों, उनमें तहफ़्फ़ुज़ात ना हों, उनमें नाराज़गियाँ ना हों। तो ये जमहूरियत का एक हिस्सा है कि लोगों को, आप लोगों की ज़बानों पे ताले तो नहीं लगा सकते। अगर इत्तेहादियों को किसी किस्म की नाराज़गी है तो दे हैव एवरी राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन प्राइवेट एंड इन पब्लिक। लेकिन असल बात यह है कि जब इत्तेहादी इशू उठाते हैं तो देखना, आप पंजाब की बात हुई तो तमाम लोग कह रहे थे जी अब पंजाब में हमारी हुकूमत चले जाएगी, इत्तेहाद टूट जाएगा। लेकिन इत्तेहाद तो हर दूसरे हफ्ते आप लोग कहते हैं टूट जाएगा, लेकिन नहीं टूटा। फिर उसके बाद हमारी मीटिंग हुई, हम जाके परवेज़ अलाई साहब से, चौधरी शहजाद साहब से मिले, उनके गिले शिकवे दूर किए, उनके आयज़ इशूज़ थे उनको एड्रेस किया। और उसके बाद मेरे ख्याल में कोई किसी किस्म की पिछले 3-4 महीनों से किसी किस्म की शिकायत जो है ना मीडिया में, ना इन प्राइवेट, ना पब्लिक। साहब पंजाब में तो आप कमाल कर लेते हैं, रूठों को मना लेते हैं, लेकिन अभी जो फेडरल में वफाकी हुकूमत के साथ वहाँ जो उनकी इत्तेहादी बैठे हैं, नाराज़गियाँ चल रही हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? BNP नाराज़ है, शाहजहान बुगटी उनकी पार्टी नाराज़ है, उनके बारे में तो चहमगोइयाँ हो रही हैं ना कि हुकूमत को ज़ाहिर है परेशानी तो है किसी ना किसी सतह पर। देखिए, मैं अर्ज़ करूँ जी, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह जो BNP के इश्यूज़ हैं वो उनके इश्यूज़ बलूचिस्तान से रिलेटेड। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी जब इलेक्शन में जाती है तो पब्लिक को अपना मंशूर देती है कि अगर हम हुकूमत में आ गए तो ये वादे हम आपसे करते हैं, ये पूरे करेंगे। और जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर वो वादे पूरे करने, चाहे वो इत्तेहादी हुकूमत में है, तो वो लोग समझते कि अब इनकी ज़िम्मेदारी है। तो BNP ने भी लोगों से वादे किए थे और उसके बाद हमारी हुकूमत ने भी उनसे वादे किए थे, जो कि बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि जो हमसे पूरे नहीं हो सके, या उनमें कौन सी मुश्किलात थी, क्या चैलेंजेस थे। बिल्कुल सही। अच्छा चौधरी साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं बतौर सीनियर पार्टी लीडर, पार्टी के सीनियर आप लीडर हैं, फवाद चौधरी साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को जो इंटरव्यू दिया, आप समझते हैं कि उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया? पार्टी के इंटरनल जो मामलात थे, लड़ाई झगड़े, कौन किसकी लेग पुलिंग कर रहा है, ये इस तरह मंजर आम पर लेकर आनी चाहिए थी फवाद चौधरी साहब को ये बातें? आप समझते हैं उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया? देखें शाजिया, सारे मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, जितने भी हमारे फेडरल मिनिस्टर्स हैं, तो उनके जो इश्यूज़ हैं उनको डील करना प्राइम मिनिस्टर साहब का काम है।
तो मैं नहीं समझता कि मुझे इस बात पे कमेंट जो है करना चाहिए, इसलिए कि जब तक हम मोहतात नहीं होंगे। पार्टी के सीनियर ओहदेदार के कोई राय तो होगी ना आपकी कि पार्टी डिसिप्लिन क्या होता है, किसी ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, पार्टी के अंदरूनी मामलात को बाहर लेके गया। मैं तो आपकी राय पूछ रही हूँ। शाजिया मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी के इश्यूज होते हैं उनमें जो आपकी राय होती है उनको आप प्राइवेट जो है डिस्कस करते हैं, प्राइवेट अपनी प्राइम मिनिस्टर्स को ये बात करते हैं, कैबिनेट में आप जो है वो बात करते हैं। तो इसलिए मैं ये जो कंट्रोवर्सी है मैं समझता हूँ कि आउट ऑफ प्रपोर्शन ये ब्लोन अप हो गई है, तो इसको हमने अब कम करने की कोशिश करनी है, इसको और जो है इसको बढ़ाना नहीं है। आप कह रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है कि फवाद चौधरी साहब को टीवी पर आकर ये बातें सब नहीं करनी चाहिए थी, मामलात नहीं लाने चाहिए थे, ये मतलब है। मैं देखें ये तो आप कंक्लूड किया है, मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि इन हालात में जबकि एक मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं और हमें ये भी पता है कि एक बड़ी अपोजिशन का हमें सामना है और मीडिया में भी हमें पता है कि किस लेवल तक कुछ ना कुछ हॉस्टिलिटी है कि हमारी छोटी सी बात जो है वो बहुत बड़ी बन जाती है। तो हम सब को इंक्लूडिंग माई सेल्फ वी शुड चूज़ अवर वर्ड्स वेरी केयरफुली। लेकिन मैं आपको और बात कहना चाहता हूँ शाजिया, ये मुश्किल हालात हैं, मैं आपको कहता हूँ कि कई दफ़ा इसमें कोई शक नहीं फ्रस्ट्रेटिंग है। हाँ। क्योंकि मैं तो जिस मुल्क से आया हूँ उसमें तो आप अपने प्राइम मिनिस्टर को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप अपने मिनिस्टर को भी करते हैं, आप दबंग बात करते हैं, लेकिन हमारा एक तो तरक्की याफ्ता मुल्क है और दूसरे हालात ऐसे हैं कि अब मैं भी जो कि बड़ा ब्लंट मशहूर था, तो अब मेरे भी जो आप जैसे दोस्त हैं वो कहते हैं कि भाई आपको क्या हो गया है, आप भी बड़ी जो है बड़ी सोच समझ के डिप्लोमेटिक बात करते हैं। तो भाई हालात ऐसे हैं कि इन हालात में हम जो पार्टी के इश्यूज़ हैं इनको हमने जो है इख्तलाफ है इनको कम करना है, इनको बढ़ाना नहीं है। तो हम सबको और टीवी पर नहीं आना चाहिए, टीवी पर नहीं लाना चाहते हैं, उसको टीवी पे नहीं लेके आना। सही है। अच्छा चौधरी साहब, क्या पार्टी में फवाद चौधरी के इस्तीफे की कोई बात चल रही है? किसी की ख्वाहिश है, किसी ने वज़ीर आज़म से कहा है? क्योंकि रात गए उन्होंने ट्वीट किया किसी की ख्वाहिश पर मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, जब तक वज़ीर आज़म का मुझ पर एतमाद है वज़ीर रहूँगा। ऐसी पार्टी में कोई बात चल रही है, आपको पता है इस हवाले से? देखें ना अब ये इस बात को भी आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया। फवाद चौधरी साहब ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि उनको कैबिनेट से निकालना या कैबिनेट में रखना प्राइम मिनिस्टर का काम है, किसी और का काम नहीं है। तो जो कैबिनेट होती है उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दुनिया में किसी को सैक करने की, किसी को प्रमोट करने की, किसी को जॉब देने की, किसी को डिमोट करने की पूरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है या इख्तियार है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। तो फवाद चौधरी साहब ने भी यही कहा है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे मैं कैबिनेट में हूं। सवाल मेरा अपनी जगह पर खड़ा है, किसी की इसका मतलब ख्वाहिश है? देखिए मुझे शादिया मुझे नहीं पता कि किसी की ख्वाहिश है या नहीं है, मेरे तो कम अज़ कम नॉलेज में नहीं है कि किसी ने उनके इस्तीफे की बात की। अच्छा चौधरी साहब, क्या आप समझते हैं कि पार्टी में जो एक धड़ेबंदी है, ग्रुप बंदी है, इससे पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है? असद उमर, जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, इन सब के आपसी इख्तलाफात फिर जो इस तरह सामने आते हैं, आप लोगों की पार्टी का एक जो मोटिव था, जो तब्दीली आप लोगों ने लेकर आनी थी, जो वादे आप लोग करके आए थे, लेकिन पार्टी अपने ही मामलात में इतना उलझ गई कि सब कुछ चीज़ें बहुत पीछे चली गई। आप लोग अपने एक जो टारगेट एजेंडा था उसको पूरा नहीं कर सके। लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मीडिया में इस ग्रुप बंदी को जिस तरीके से एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, ये ग्रुप बंदी इतनी नहीं है। मीडिया पर नहीं, मीडिया पर तो आप लोगों के वज़रा खुलकर आकर बात कर रहे हैं, तो आप जिम्मेदारी मीडिया पर डाल रहे हैं। ये तो मीडिया में आपके वजीर आके बोल रहे हैं। मेरी बात सुन ले शादिया। प्राइम मिनिस्टर की एक तो लीडरशिप को सब मानते हैं और दूसरा मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी भी है को किसी को शटअप कॉल भी दे सकता है, किसी की सर्जेंस भी कर सकता है, सख्ती भी कर सकता है, निकाल भी सकता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी ग्रुप बंदी से
पार्टी जो है, इसलिए हम अपने जो वादे हैं वो पूरे नहीं कर सके। मुश्किल चैलेंजेस थे, हालात बहुत मुल्क के ख़राब थे, फिर कोविड-19 आ गया, फिर बहरान आफ्टर बहरान आफ्टर बहरान क्राइसिस में हम गुजर रहे हैं। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है, ये मेरी एक सोच है कि पार्टी इक़्तिदार में आने के बाद जो ग्रुपबंदी थी उसमें कमी आई है, तेज़ी नहीं आई है। दिस इज़ ब्रीफली आई कैन टेल यू विद माई ओन एक्सपीरियंस। मैं आप भी जब से गवर्नर बना हूँ तो मैं तो सबको प्यार करता था, जितने भी हैं हमारे जो सो कॉल्ड आप ग्रुप्स कहते हैं, तो हमारी तो सबसे थी कि अब हम इक़्तिदार में आ गए हैं। नहीं चौधरी साहब, यहाँ पर मैं आपकी बात से इख्तलाफ करूंगी। इक़्तिदार में आने के बाद ही तो ये जो धड़ेबंदियां और ग्रुप बंदियां खुलकर सामने आई हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के आपके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे? क्या ये जहांगीर तरीन पर सवाल नहीं उठाते थे कि किस हैसियत से जहांगीर तरीन जो है वो इजलासों में बैठते हैं, मीटिंग में बैठते हैं? आपके साथ मिलकर ये सब कुछ एतराज़ात क्या नहीं उठाते थे शाह महमूद कुरैशी साहब? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इक़्तिदार में आने के बाद ये ग्रुप बंदी कम हुई है? देखिए, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि किस चीज़ पे कंपटीशन होता है? कंपटीशन होता है कि मैंने फ़लाँ बनना है, शाह महमूद ने फ़लाँ बनना है, असर उन्होंने फलाना है। तो जहांगीर तो किसी कंपटीशन में ही नहीं था। न जहांगीर चीफ मिनिस्टर का बदकिस्मती से जो है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया। और मैं आपको ये बात रिकॉर्ड पे बताना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, उसके ख़िलाफ़ मेरी उनके साथ जो मुखालफत थी वो ख़त्म हो गई। इसलिए किस बात पे होगी असद उमर की और जहांगीर की मुखालफत? असद उमर जो है उसका अपना रोल है, जिनका अपना रोल था शाह महमूद कुरैशी। तो फॉरेन मिनिस्ट्री का जॉब इतना अहम है कि वो एक जहाज से उतरते हैं, दूसरे जहाज पर दूसरे मुल्क जाने के लिए तैयार होते हैं। चौधरी साहब को इसकी वजाहत देनी चाहिए कि फिर वो किन इख्तलाफात की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चौधरी साहब, अगर तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस की बात करें तो वो अपने साथ बड़े सवालात लेकर खड़ी है। कभी आटे का बहरान, चीनी का बहरान, पेट्रोल सस्ता होता है तो मिलता नहीं है, गायब हो जाता है। कोरोना की किसी दवाई का पता चल जाए मार्केट में है, या तो वो गायब कर दी जाती है या तो वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। कल ही मैंने अपने प्रोग्राम में एक स्टोरी की थी कि इंजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा 10,000 का इंजेक्शन था जो अब 1 लाख से 1,25,000 में जो है ना वो मिल रहा है। मतलब ये हुआ हुकूमत का किसी चीज़ पर कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन शाजिया, मुझे जो आप क्वेश्चन कर रही हैं और जो आपकी ख्वाहिश है उसका मुझे पूरा एहतराम है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं 5-6 हेडलाइंस जो हैं यहाँ पर जनरेट है वो करूँ। सवाल कर रही हूँ। जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी शायद हम उन तवक्कुआत पे मुश्किल हालात की वजह से नहीं पूरा कर सके। बिल्कुल हम में कोताहियाँ होंगी, बिल्कुल हम में कमज़ोरियाँ होंगी, और मैं समझता हूँ कि बड़े लोग वही होते हैं, वही लोग जो है मुश्किल हालात से, चाहे वो आप प्राइवेट बिजनेस में हैं, आप सरकारी काम में हैं, या आप जो है किसी ओहदे पे हैं, तो जब तक आप अपनी गलतियों से सबक नहीं लेंगे, आप चीज़ों को सही सम्मत में, डायरेक्शन में नहीं ले सकते। तो हम में बिल्कुल कमज़ोरियाँ होंगी, हम में कोताहियाँ भी हुई होंगी, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि नीयत जो है वो हमारी जो है कम से कम जो है, या प्राइम मिनिस्टर की नीयत जो है, जो मुल्क को करप्शन फ्री मुल्क देखना चाहते हैं, मुल्क से माफिया का खात्मा चाहते हैं। ठीक है, ये तो हो गए सियासी मामला। चौधरी साहब, अब मैं ज़रा आ जाती हूँ यूनिवर्सिटीज़ के मामलात पर। ज़ाहिर है जामियात, यूनिवर्सिटीज़ आपके मातहत हैं, आप इनको डील करते हैं। सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो फ़ीसों का मसला है, आपने भी कहा है कि अगर कोई फ़ीस अदा ना कर सके तो उसको, किसी भी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी से नहीं निकाला जाए। या आपने सिर्फ एक ऑर्डर पास किया है, या आपकी यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, सरकारी यूनिवर्सिटीज़, इनसे कोई मिल बैठ कर बात भी की है? चले सरकारी यूनिवर्सिटीज़ वाले तो आपकी सुन लेंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का उन्हीं का ज़्यादा मसला है, क्योंकि वो लोग कहते हैं जी फीसें नहीं आएंगी, हम लोग अपने खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे, हम उस्तादों को तनख्वाहें कहाँ से देंगे। कोई मिल बैठ कर इस पर आप लोगों ने कोई मामला तय किए, या सिर्फ एक ऑर्डर ही पास कर दिया कि भाई फीस नहीं लेनी? देखें, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के तमाम वाइस चांसलर से, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारा हाथ उनकी पल्स पे है, हमारी उनसे कम्युनिकेशन है। हम ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी मसाइल हैं, प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी
मसाइल हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी मसाइल हैं, प्राइवेट अदारों के लिए भी मसाइल हैं। इसलिए कि अगर उनको तलबा और तालबात फ़ीसें नहीं देते तो वो कहाँ से प्रोफेसर्स की या लेक्चरर्स की या वाइस चांसलर की तनख्वाहें देंगे। तो ये एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है हमारे मुल्क के लिए, हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए, हमारे अदारों के लिए। मैंने अपनी तमाम यूनिवर्सिटी जो हैं उनको ये रिक्वेस्ट की है कि ड्यूरिंग दिस कोविड-19 इंशाल्लाह महीने 2 महीने बाद ये मसला हल हो जाएगा। तो किसी को जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस अदा नहीं कर सकता, इस बना पर किसी को किसी यूनिवर्सिटी से एक्सपेल ना किया जाए। तो उसके बाद तो यूनिवर्सिटीज़ ने ख़ुद केस टू केस देखना है, और उसमें हम मुखय्यर हजरात से भी हम अपील कर रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम उनसे भी हेल्प लेंगे, हम यूनिवर्सिटी से भी हेल्प लेंगे, हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी लेंगे, मेडिकल कॉलेजेस को भी कहेंगे। यहाँ पर फ़ीसें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कि हमें अब एक ह्यूमेन रवैया इख्तियार करना है। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे बेटे बेटियां हैं। आप फील कर सकते हूँ, मैं एज ए फादर फील कर सकता हूँ कि अगर मैं किसी जॉब पे हूँ, मैं जॉब से उस जॉब पे ना रहूँ, मेरे पास वो तनख्वाह जो आती है ना आए, मैं अपने बेटे का बेटी की फ़ीस ना अदा करूँ, उसको कॉलेज से यूनिवर्सिटी से फारग कर दिया जाए, तो मुझ पे, मेरी फैमिली पे, मेरे बच्चों पे क्या गुजरेगी। तो इन एहसासात को मज़र रखते हुए आप लोगों का एक तो 7 वाइस चांसलर्स की और 8वें हमारे फायदा तब है जब इस पर इम्प्लीमेंट हो। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर पंजाब चॉइस सर्वर साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्त के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क में सियासी हलचल अपने उरूज पर है और इसकी एक झलक आज हमें कौमी असम्बली में भी नजर आई। वज़ीर आज़म ने आज एक अरसे के बाद कौमी असम्बली में तकरीर भी की, जिस पर अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों की जानिब से खूब उसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया। वज़ीर आज़म का ये कहना था कि कोरोना वायरस से मुतालिक हमारे जो फैसले थे उनमें बिल्कुल तजाद नहीं आया। 13 मार्च से अब तक का एक बयान दिखा दें जिसमें तसाद हो। जिसके बाद फिर बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर आज़म के पास पहले दिन से ही कोरोना के ख़िलाफ़ कोई प्लान था ही नहीं। अगर हम WHO की हिदायत पर अमल करते तो हमारा सेहत का निज़ाम जो है ना वो बर्दाश्त कर लेता। ये वज़ीर आज़म इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड हैं। जबकि नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब बहुत देर हो गई है, पानी सर से गुजर चुका है, 2 साल में गुंजाइश छोड़ी है आपने क्या जो अपोजिशन आपसे ताउन करे। सवाल ये है कि मुल्क में जारी सियासी हलचल में क्या अपोजिशन और हुकूमत में तलखी मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही है। और एक अहम सवाल ये है कि मुल्क में एक कोरोना क्राइसिस चल रहा है, हुकूमत के अहम इत्तेहादी नाराज़ हैं, मौलाना साहब सबसे राब्ते कर रहे हैं। ऐसे में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है? क्या वाकई नून लीग भी हुकूमत की तब्दीली चाहती है या नून लीग ये सोच रही है कि हुकूमत अपना पूरा जोर लगा कर देख ले ताकि कल को तहरीक इंसाफ ये बहाना ना कर सके कि उनके खिलाफ कोई साजिश हुई है। अगर मौलाना हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक लाते हैं तो क्या नून लीग साथ देगी? मैं बात करूंगी, मुझे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा दानियल अजीज़ साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया दानियल अजीज़ साहब, आपने वक्त दिया। दानियल अजीज़ साहब, आज एक लंबी तकरीर की वज़ीर आज़म साहब ने। अच्छी बात यह थी कि अपोजिशन ने कोई हंगामा बर्पा नहीं किया। एक बड़े अरसे के बाद हमें लगा कि एक बड़ी डिसिप्लिन पार्लियामेंट है, एक जमहूरी एक वो नज़र आया, जमहूरी एक पार्लियामेंट नज़र आई। खामोशी से अपोजिशन ने तकरीर सुनी। लेकिन उसके बाद जब ख्वाजा आसिफ की बारी आई, ख्वाजा आसिफ ने जो ये बात की कि बड़ी देर हो गई, पानी सर से गुजर गया, क्या आप लोगों ने कोई गुंजाइश छोड़ी है कि ऑपोजिशन आप लोगों से ताउन करे? पिछले 2 सालों से हमने तो देखा है कि ऑपोजिशन के साथ एहतसाब तो हो रहा है, ये हुकूमत चाली एहतसाब के नारे पर रही है। तो क्या सिर्फ इस वजह से, एहतसाब की वजह से ऑपोजिशन खाइफ है जो आप लोग हुकूमत से अगले 3 सालों में किसी भी किस्म पर मसले पर कोई ताउन करने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है, बल्कि अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछे तो मुझे तो आज पहली मर्तबा इमरान खान काफ़ी फ्रेजल्ड और काफ़ी घबराए हुए लग रहे थे हैं? और पहली मर्तबा उन्होंने एक बिल्कुल अजीब सा लहजा इस्तेमाल किया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है किसी के साथ। जबकि ये वही इमरान खान जो कहता था मैं तुम्हें रुलाऊंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एसी जो है तुम्हारे जेलों में से निकाल दूंगा, तुम्हें C क्लास दूंगा, सजाएं दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, माफ़ नहीं करूंगा, मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगूंगा, मुझे अल्लाह ताला नाराज़ होकर मैं तुम्हें माफ़ करूं।
तो आज तो उन्होंने बिल्कुल एक मतलब थोड़े से उनके बाल छाल भी उड़े हुए थे और एक मेरे ख्याल में काफी फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे। इमरान खान की हुकूमत ने तो नहीं बनाए ना, नैब चेयरमैन तो इमरान खान की हुकूमत ने नहीं लगाए ना। नहीं, ये बिल्कुल हैंड इन ग्लव थे जी। और ये जो इनके अकाउंटेबिलिटी के जो हेड हैं, पता नहीं उनका नाम क्या है, मुझे जरा भारी से जो हैं, वो रोज आके बताते थे, अभी नैब को नहीं पता होता था तो ये बता देते कि अब फलाना जी के फलाना गिरफ्तार होने लगा है और फलाने के खिलाफ ये केस हो गया। ये शेख रशीद बताता रहा है कि ईद के बाद नैब जो है ना टार्जन बन जाएगी, और ये सारा ये बिल्कुल एक ही पेज पे सारे एक ही पीछे से डोरियां सारी एक ही जगह मिलती हैं जाके। मतलब ये कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस ये हुकूमत ना चलाए, ये उन केसेस को प्रसू ना करे तो हुकूमत बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है। फिर जरा भी नहीं जी, जरूर अकाउंटेबिलिटी करे, बड़ी अच्छी बात है। अभी तो पता चलना है अकाउंटेबिलिटी का, क्योंकि आज जो वजीर आजम ने स्पीच की फ्लोरिडा हाउस पे, उसमें उन्होंने कहा कि तमाम जो महकमे थे, रेगुलेटरी बॉडीज जो थी, सरकारी अफसर जो थे, वो मुलव्वस थे ये पूरे शुगर स्कैंडल में, और उन्होंने फिर सारे वो गिनवाए। तो यही हुकूमत जो है इमरान खान की, वो कहती है कि इंतजामिया के लिए हम अमेंडमेंट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपको कोई नहीं कुछ कहेगा, और वो अमेंडमेंट इन्होंने की भी, अब उसको दोबारा से उसके बारे में सोच रहे हैं। तो इसमें क्लियरली मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब ये शुगर स्कैंडल आया ना जी, अब आप देखना, ये आपके देखते देखते होगा। ये कुछ जब आईपीपीज की रिपोर्ट आई, जैसे इन्होंने केपी में अपना एहतसाब ब्यूरो बंद किया था ना, और वो बेचारे शरीफ आदमी, वो जनरल साहब को जो इनके वजीरों तक पहुंच चुके थे और उनकी करप्शन जो है सारी पकड़ ली थी, उसी तरह इन्होंने अब यहां से भागना है। ये मेरी बात याद रखना, ये इनका पुराना वतीरा है, हम इनको जानते हैं बहुत अच्छी तरह। ये सब अगर भागना होता फिर रिपोर्ट को पब्लिक क्यों करते, रिपोर्ट सामने क्यों लेकर आते? उनके अपने लोगों के नाम आ रहे हैं आईपीपीज में, शुगर स्कैंडल में। उस वक्त भी इन्होंने, आप थोड़ा याद करें ना जी, उस वक्त भी बहुत धूमधाम से डंडोरा पीटा था इन्होंने कि हमने अलहदा एहतसाब बनाया, हम नैब में बिलीव नहीं करते, हमने सख्त और कड़ा एहतसाब करना है, और ये केसेस हैं और ये हमने पैसे एलोकेट कर दिए सारा, बड़े धूमधाम से। वो जब पकड़े जाने थे सारे, उस वक्त उन्होंने कहा इसको बंद कर दिए, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो आप देखना, इनको हम जानते हैं एक्चुअली। आप तो आपका मतलब है से आप वाकिफ नहीं चीनी स्कैंडल में किसी को सजा नहीं होगी, और आईपीपीस की जो रिपोर्ट आई है किसी को कोई सजा नहीं होगी। आईपीपीस और आटे वाली तो ये पहले ही पी गए हैं, उसकी तो आप बात ही नहीं करते। आज जिक्र किया उन्होंने को जिक्र किया, लोग जो हैं वो जिबा हो गए हैं बिजली के ऑपोजिशन का काम होता है, चोरी क्यों नहीं? आप लोग याद दिलाएं, आप लोग याद दिलाएं, आप लोग क्यों खामोश बैठे हैं इस पर? हमने तो अपनी तकरीरों में याद दिलवाया है, लेकिन ये जो बड़े फख्र से कहते हैं कि जी हमने तो कमीशन बना दिया और ये कभी हुआ नहीं तारीख में, तो वो जो इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग वाला केस चल रहा है, उसका भी जरा कमीशन बना देना। ये सब झूठ और फरेब है, इनको आप लोग असल में सही पहचानते नहीं है। मैंने इनका पीछा किया हुआ है, मैं इनका शिकारी हूं, इसलिए मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आप लोग चाहते हैं हुकूमत 5 साल पूरे करे, इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए। अगर हुकूमत इस तरह चलती रही तो ये तो अवाम ने उठा के इनको बाहर फेंक देना, किसी को जरूरत ही नहीं पड़नी। मौलाना साहब का साथ नहीं देंगे? अगर मौलाना साहब फिर किसी तहरीक को चलाते हैं, मेंगल साहब के साथ मुलाकात हो रही है, ऑपोजिशन मौलाना साहब के साथ चलेगी आपकी बार? ये मेरे पास गवर्नमेंट की रिपोर्ट है जो इस वक्त इन्होंने बजट में शाया की है। ये उनका एनुअल प्लान है, इनका मंसूबा इस साल का। इसके सफा नंबर 9 पे मैं आपको निशानदेही करना चाहता हूं। इन्होंने बकायदा ये कहा है सफा नंबर 9 पे कि हमारा जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 8.5% है। यानी ये कह रहे हैं कि हमने महंगाई करनी है। तो एक तरफ ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स में जो छुपे हुए एनेक्सेस में बताते हैं कि हमने महंगाई करनी है, और दूसरी तरफ बाजारों में जाके बेचारे जो गरीब दुकानदार और जो ताजर बरादरी हमारी जो अपनी मेहनत से रोजी कमाती है, किसी टमाटर के रेडी वाले को, उसको मैजिस्ट्रेट साहब जाके गिरफ्तार कर रहे हैं कि तुमने प्राइस लिस्ट चस्पा नहीं की, जबकि पीछे से ये खुद महंगाई कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
नाज़रीन, कोरोना की वबा और शदीद गर्मी के दौरान कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर के बेशतर इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला है ये बढ़ा दिया गया है। गैर एलानिया लोड शेडिंग का ये सिलसिला गुज़श्ता हफ्ते से जारी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हुकूमती ऐवान को भी इस लोड शेडिंग से इस्तिस्ना हासिल नहीं है। आज असम्बली के इजलास के दौरान सूबाई वज़ीर ज़राअत इस्माइल राहू की तकरीर हो रही थी। उस दौरान ऐवान में बिजली चली गई और उसके बाद ऐवान में मुकम्मल तौर पर तारीकी छा गई। गैर एलानिया और शदीद तरीन लोड शेडिंग की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान भी जो है ये सर उठाने लगा है। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक फर्नेस ऑयल की कमी है और गैस की फराहमी में कमी की वजह से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है और ईंधन की मतलूबा मिकदार में फराहमी मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है। लेकिन गैस की कम फराहमी का दावे को सुई सदर्न गैस कंपनी ने मुस्तरद किया है और तर्जुमान सुई सदर्न गैस कंपनी का यह कहना है कि के इलेक्ट्रिक को गैस की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। सप्लाई 50 मिलियन मकाब फिट बढ़ाकर 240 मिलियन मकाब फिट दी जा रही है। सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख ने भी इस मामले पर नोटिस लिए और दूसरी तरफ नेपरा की जानिब से भी के इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग जो हो रही है उस पर नोटिस जारी किया जा चुका है। लेकिन कराची के अवाम अभी भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो है ना वो सामना कर रहे हैं। इस हवाले से कराची के अवाम की हमने राय जानी, वो क्या कहते हैं जरा आप भी सुनिए। इतनी लोड शेडिंग हो रही है और मकसद ये बच्चे फैमिली सब परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा कोई केसी वाले ये कहते हैं कि उनकी तरफ से कुछ चीज़ की इशू है, गवर्नमेंट को प्रोवाइड नहीं कर रही। पता नहीं क्या मसले मसाइल हैं। लाइट का ये सिलसिला है कि लोग रात को बेचारे दिन में काम करते हैं, रात को सोने की ख्वाहिश करते हैं और यहाँ पे आके घर देखते हैं लाइट ही नहीं। बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है, परेशानी, बच्चे बैठ के तंग होंगे, ना पका सकते हैं ना खा सकते हैं। लोड शेडिंग तो गैर मुइना मुद्दत के लिए बताते हैं, कोई टाइमिंग नहीं है। जिस टाइम दिल करता है खोलते हैं, जिस टाइम दिल करता है बंद कर देते हैं। 8-8 हज़ार बिल आ रहे हैं। बहुत लोड शेडिंग हो रही है। सामने जूस का ठिया है, लाइट आती नहीं, बहुत परेशान है सारा दिन काम से, फिर वो आके बंद करा देते हैं। थोड़ा सा काम चलता है। मैं बात करूंगी वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज शेख साहब आपका। इम्तियाज शेख साहब, इसमें तो कोई शक व शुबा है ही नहीं ना, गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से वाकई आवाम की जो अजियत है ना वो दुगना हो जाती है, बढ़ जाती है। आज सिंध असम्बली के इजलास में भी जो है ना इजलास के दौरान लाइट चली गई। अच्छा, के इलेक्ट्रिक जो मौक़िफ़ अपना रहा है वो कह रहे हैं कि बिजली की डिमांड 3450 मेगावाट से बढ़ गई है। फिर वो सारा मलबा डाल रहे हैं जी फर्नेस ऑयल दस्तयाब नहीं है, गैस की कमी है। सुई सदर्न कहता है जी भाई गैस की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो ये कहाँ पर जो है ना वो फिर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है? कौन है जो गलत बयानी से काम ले रहा है? कब तक सूरत हाल नॉर्मल होने का इम्कान है इम्तियाज शेख साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। ये इस अहम मौजू पे आपने मुझसे बात की। बहुत ही संगीन मामला है ये, पूरे सिंध में लोड शेडिंग है और ख़ासतौर पे कराची में, जो कराची इलेक्ट्रिक इसका ज़िम्मेदार है क्योंकि बिजली की फराहमी उसकी ज़िम्मेदारी है। और जिस तरह कहा जा रहा है कि फर्नेस ऑयल और गैस की कमी थी, बिल्कुल उसमें वो अपनी बात पे हक बजानिब हैं। 25 मार्च को एक लेटर निकला था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें उन्होंने बैन कर दिया था रिफाइनरीज को भी और मतलब बाकी OMG जो हमारी ऑयल मैनेजमेंट कंपनीज हैं OMCs को भी, कि आप इंपोर्ट ना करें, कैंसिल करें अपने ऑर्डर्स, हमारे पास काफ़ी मौजूद है। अब जब ये बाहर से आना बंद हो गया और यहाँ भी इनके पास ज़ख़ीरे ख़त्म हो गए, तो इन्होंने जब PSO से मांगना शुरू किया या ख़रीदना शुरू चाहा तो वहाँ वो ऑयल नहीं था। तो सबसे बड़ी बात तो ज़्यादती है फेडरल गवर्नमेंट की कि इल प्लानिंग है उनकी और मतलब इनएफिशिएंसी है पेट्रोलियम डिवीज़न की, जो कि मतलब ये मैनेज करती हैं चीज़ें। और ओगरा को भी देखना चाहिए था ये चीज़, और ओगरा तो मतलब काफ़ी अरसे से ही नाकारा बनी हुई है। और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को भी देखना चाहिए, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट को इतना हसास मामला है। कोविड की वजह से सैकड़ों जो हैं बेचारे अफेक्टेड लोग घरों में हैं और कमरों में बंद हैं, ठीक है जी, पेशेंट्स हैं। और उसके अलावा भी बहुत गर्मी है, मतलब कराची इलेक्ट्रिक है, हेस्को है, सेप्को है, हर जगह ये कराची जैसे शहर में 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो और मतलब यहाँ बड़ी ज्यादती की बात है। ये एक नाहली है फेडरल गवर्नमेंट की, जो कि उन्होंने मतलब मैनेज नहीं कर पाए, पेट्रोल मैनेज नहीं कर पाए, बाकी चीजें मैनेज नहीं कर पाए। ये उनका काम था, ये देखते कि तो अपनी रिजर्वेशन ने विफाक को पहुंचा दी है कि अगर वहां से कमी का मसला आ रहा है, फेडरल गवर्नमेंट ने प्लानिंग नहीं सही की, तो ये फरहमी फिर कब शुरू होगी फर्नेस ऑयल की और गैस की?
हम लोगों ने रब्ता किया, क्योंकि इनका रेगुलेटर बिजली का नेपरा है। हाँ। और अपना इसका कराची इलेक्ट्रिक का और डिस्कोज का, तो उनसे मेरी फौरी बात हुई है उनसे, और आज भी हम राब्ते में थे। और इंशाल्लाह ये जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि किसी और जगहों पे जहां भी ज़खायर मौजूद हों, IPPs के पास भी कमी है, उनके पास भी नहीं है ना, और अदरवाइज तो हम वो भी उनको सजेस्ट करते कि कर दें। लेकिन ये मतलब नाअहली है, मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से कराची के अवाम और सिंध के बाकी जिलों के अवाम जो हैं वो कमेटी ने काबीना कमेटी बराए तवानाई ने गुज़श्ता दिनों कराची को नेशनल ग्रिड से 1400 मेगावाट बिजली देने की मंजूरी दी थी। क्या ये के इलेक्ट्रिक सिस्टम में शामिल हो गई है? बिल्कुल नहीं हुई जी, अभी तक तो कोई ऐसा मतलब फैसला CCOE का हमने ज़रूर पढ़ा था, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। एक तरफ से तो ये फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास फाजिल बिजली है और हम मतलब एक्सीड कर गई है और डिमांड कम है और प्रोडक्शन ज़्यादा है हमारी, और हमने रोकते हैं, हम लोग लेते नहीं है वो ना IPPs से। लेकिन दूसरी तरफ जब कराची की ज़रूरत होती है या हैदराबाद की सेप्को की या हिस्को की ज़रूरत होती है तो उनको पूरी मिलती नहीं है। यहाँ भी तकरीबन आप देखें मतलब 3200 के करीब डिमांड है इनकी, 2800, 2700, 2600 यहाँ तक होकर रह गई है। और मतलब तेल भी न दें और उसमें भी उनकी मतलब नाअहली, और मतलब बिजली भी न दें। ये ऐलान तो उन्होंने किया है लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ, और मैं समझता हूँ। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी ज्यादती की बात है, जिस पीरियड में ये जो तेल की इंपोर्ट उन्होंने बंद की, फर्नेस ऑयल की, हाँ। तो आप यकीन रखें ये ऑयल हिस्ट्री में मतलब इतनी कम कीमत कभी भी नहीं रही तेल की। $17-18 के दरमियान जाके तेल रहा था। और दुनिया के मुल्कों ने, हमारे पड़ोसी मुल्कों ने, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया और मुल्कों ने भी किया, मतलब उन्होंने हेजिंग की और उन्होंने ज़खायर जमा किए ताकि सस्ता ऑयल मिल सके। फ्यूचर के सौदे उन्होंने किए और हमने उल्टा इधर बंद कर दिया। मतलब ये लाखों करोड़ों डॉलर्स का हमें नुकसान हुआ है, वो अलग है, उसकी तो जिम्मेदारी किस पे तय होती है। प्लानिंग के कितना स्टॉक हमारे पास है, हमें किस पीरियड पर आकर जो है ना वो मना करना चाहिए, इंपोर्ट बंद करनी चाहिए, इसमें बिल्कुल हुकूमत की नाअहली है, प्लानिंग में कमी थी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये इम्तियाज शेख साहब, जब बिजली नहीं आती है तो ओवर बिलिंग किस चक्कर में ऐसे मसाइल में क्यों फंसाया जा रहा है आवाम को? एक तो बिजली नहीं आती, ऊपर से 8-8, 10-10 हज़ार जिसका एक पंखा लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है, वो कैसे ये पे कर सकते हैं? देखिए जी, ओवर बिलिंग की शिकायत अगर किसी के पास है तो हमारे एनर्जी डिपार्टमेंट से भी रब्ता कर सकते हैं, हम उनको देखेंगे। और हमने नेपरा को भी बता दिया है, नेपरा के लोग शायद नेपरा की टीम भी शायद यहाँ हम बुलाएं जल्दी ही, ताकि इसको पूरी तफसील से इंक्वायरी लेंगे और फिर हम पब्लिक को भी कहेंगे कि जी वो उनके पास भी कुछ शिकायत हैं, जो जिनके पास भी हैं, जो आ सकते हैं, ज़रूर रब्ता करें। कोई टेलीफोन नंबर वगैरह हम देंगे। मैं नेपरा से राब्ते में हूँ और नेपरा का मैं मेंबर्स और टीम्स को बुलाऊंगा इधर, ताकि ये ओवर बिलिंग का मसला भी देखें और ये भी करें कि ओवर बिलिंग जो हो रही है, लोग पे अगर नहीं कर पाएंगे तो कनेक्शन नहीं काटने चाहिए, वो एडजस्ट करें, उनको कम करके भेजें, किसी का बिजली का कनेक्शन नहीं कटना चाहिए। लेकिन कराची इलेक्ट्रिक को भी अपने चीज़ें को दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को ओवरहॉल करना पड़ेगा। जो उन्होंने कमिटमेंट्स की थी जब ये टेक ओवर कर रहे थे, जब ये प्राइवेटाइज हो रहा था, उनको भी देखना पड़ेगा, चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा, उनको भी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी इस तेल वगैरह की जो भी सप्लाई का सिस्टम था तो वो देखते, पहले उनके पास भी कमी थी तो उसका भी जखीरा करके रखते। तो हम इसका तयन करेंगे, इसका जरूर उस पर मतलब इसको इस तरह नहीं छोड़ा जाएगा। और हमें उम्मीद करते हैं कि जल्दी, शायद 1-2 दिनों में, 2-3 दिनों में इसको मसले को हल कर लें। बहुत शुक्रिया वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज कौमी असम्बली में अपनी मौशी कारकर्दगी बयान की और कहा कि आज करंट अकाउंट खसारा $20 अरब से कम होकर $3 अरब तक पहुँच गए। बराह रास्त सरमायाकारी $1 अरब से दुगनी होकर $2.1 हो गई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में 3% इजाफा हुआ है। हमारी रेटिंग B3 में चली गई है। अब तक हम 5000 अरब रुपए के जो कर्ज थे वो ये अदा कर चुके हैं, वापस कर चुके हैं, जो पिछली हुकूमतों ने लिए थे। वज़ीर आज़म के इन दावों के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने और नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आज़म को मनाजरे का चैलेंज किया है और ये कहा है कि हमारे साथ किसी भी टीवी चैनल पर कहीं भी आप मनाजरा कर लें। अब नाजरीन, वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से इस चैलेंज का, इस मनाजरे के चैलेंज का क्या जवाब आएगा, यकीनन हम सबको इसका इंतज़ार रहेगा।
और दूसरा ये नाजरीन, कोरोना के हवाले से एक मुस्बत खबर ये सामने आई है कि मुल्क में गुज़श्ता 5 रोज़ से कोरोना वायरस के केसेस के रुझान में कमी देखने में आ रही है, जबकि इस वबा से सेहतयाब होने वाले जो अफराद की तादाद है उसमें भी अब इजाफा हो रहा है। और मुल्क में बहुत सी आम शख्सियात को हमने देखा कि उनको कोविड-19 पॉजिटिव आया, जिसके बाद उन सब ने, बहुत सी आम शख्सियात ने इस वायरस को शिकस्त भी दी है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद, तहरीक इंसाफ के रहनुमा अबरारुल हक, सीनियर अदाकारा रुबीना अशरफ भी कोरोना से सेहतयाब हुई हैं। ये तमाम शख्सियात की सेहतयाबी यकीनन एक मैसेज है, एक पैगाम है कि बेशक इस वायरस की कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन ईजाद नहीं हुई है, लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई इसका शिकार हो भी जाए तो सिर्फ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इस वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते पीर वाले दिन। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।